सो गुड आफ्टरनून क्लास। आज की ये जो आपकी क्लास है इसका टॉपिक होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जब भी आप कोई बिजनेस करने जाते हैं तो उस बिजनेस को अगर आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो पहली चीज़ आप ये ध्यान में रखेंगे कि हमको कौन सा बिजनेस करना है। तो हमको कौन सा बिजनेस करना है इसको सिलेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे क्राइटेरियाज होते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ का एक अपना एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो यहाँ पर भी जितने भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं सबका कुछ ना कुछ एडवांटेज है और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है। तो जब भी हम कोई नया बिजनेस शुरू करने जाते हैं या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चूज़ करते हैं तो फिर हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, उनका क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो आज हम इस क्लास में देखेंगे। सो मेनली 4 टाइप के आपके बिजनेस होते हैं जो कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक होता है, फर्स्ट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड इज पार्टनरशिप फर्म, थर्ड इज कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फोर्थ इज कंपनी। सो फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है कि ये एक छोटा बिजनेस का एक रूप होता है जिसको कि मेनली क्या है, हमेशा एक आदमी ही शुरू करता है और एक ही आदमी उसको ऑपरेट करता है। इसमें मेनली आप जैसे अगर इसका एग्जांपल देखें तो जो छोटे दुकानदार होते हैं, जैसे ग्रोसरी शॉप खोल ली आपने, ब्यूटी पार्लर खोल लिया, सैलून खोल लिया, मतलब कि जिसको एक ही आदमी रन करे, ऐसा बिजनेस जो कि छोटा हो और जिसको कि एक ही आदमी कंट्रोल भी करे, मैनेज भी करे, ठीक है, उसी का सिर्फ स्वामित्व हो उस पर, तो ऐसे बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सेकंड आ गया आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में मेनली क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसे बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। इसमें मेनली होता है कि आपके मिनिमम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम 100 लोग हो सकते हैं। 100 से ज्यादा उसमें जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसमें 100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। थर्ड है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें क्या होता है कि इसमें भी दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं जो कि साथ में मिलकर के कोई बिजनेस शुरू करते हैं। और इसमें क्या है कि उनका एक पर्पस होता है, सबका एक कॉमन पर्पस होता है, और वो पर्पस क्या होता है कि वो जो सोसाइटी है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके जितने भी मेंबर हैं उनका वेलफेयर उनका पर्पस रहता है। मतलब कि जितने उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी लोग, मान लीजिए 15, 20, 25 लोग या फिर 100 लोग भी काम कर रहे हैं, तो उनका मकसद क्या होता है मेनली कि उसी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनका बेनिफिट करना होता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मेन होता है कि उसमें जितने भी मेंबर होते हैं सब के सब एक ही बिजनेस से या फिर एक ही फील्ड से जुड़े होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल लूं, तो अगर आप कोई फिशरी के सेक्टर में कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करने जा रहे हैं तो फिशरी सेक्टर में भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। जैसे कि आपका कुछ लोग हो गए जो फिश कल्चर करते होंगे पॉन्ड में, कुछ लोग हो गए जो कि नदियों में या फिर अलग अलग वाटर बॉडीज में जाके सिर्फ फिश कैच करने का काम करते हैं। कुछ लोग हो गए जो कि जो फिशिंग के टाइम पे गियर्स एंड बोट्स यूज होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े होते हैं। ओके, तो अगर हम इसमें एग्जांपल लें तो मान लीजिए अगर जैसे हम फिशिंग गियर एंड टेक्नोलॉजी का गियर जो भी उसमें यूज होते हैं उसका एग्जांपल है, तो ऐसे लोग जो कि बोट बनाने से जुड़े हुए हैं, सिर्फ ऐसे ही लोग ओके, उसमें हम बाकी जो फिश कैच कर रहे हैं या फिर अदर फिश के जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उससे जुड़े हुए हैं उनको नहीं लेंगे। जो लोग फिश बोट से जुड़े हुए लोग हैं, फिश का जो बोट बनाते हैं उनसे जुड़े, उस व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, अगर हम उनको साथ में मिलाकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं तो ये एक सोसाइटी बनाते हैं तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाती है। और उसका क्या मकसद होता है कि उस सोसाइटी में जितने लोग हैं उनका जो है भले के लिए वो लोग बनाते हैं। थर्ड हो गया आपका कंपनी हो गया। ओके, कंपनी एक होती सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है हम ये आगे पढ़ेंगे। और कंपनी कैसे बनती है कि इसमें भी क्या होते हैं, 2 से ज्यादा लोग मिलकर के किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं जो कि आपकी कंपनी कहलाती है। इनका मेनली क्या होता है, जो इनका उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट गेन करना होता है। इसमें कंपनी में 2 लोग होते हैं, एक शेयर होल्डर्स होते हैं और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। वो क्या होते हैं हम आगे के इसमें लेक्चर्स में देखेंगे।
हम शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट आपका आ गया सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसा कि मैंने बताया, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है कि इसमें एक कोई सिंगल आदमी होता है जो कि बिजनेस को शुरू करता है। मेनली जो बिजनेस का आपका एरिया होता है, या फिर अगर हम एरिया ना कह के उसको इन्वेस्टमेंट कहें, जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उस बिजनेस में, वो सिर्फ एक आदमी करता है और वो लिमिटेड होता है, क्योंकि आदमी है, सिंगल पर्सन है, उसके पास जितना पैसा होगा उतना ही वो उसमें इन्वेस्ट कर पाएगा, उससे बाहर नहीं कर पाएगा। तो इसके फीचर्स में क्या आ गया, इसका फर्स्ट है आपका फॉर्मेशन एंड क्लोजर। मतलब कि अगर आप कोई सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर में बिजनेस, मान लीजिए कोई आप जनरल स्टोर खोलने जा रहे हैं या फिर कोई सलून खोलने जा रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली बिना कहीं पे रजिस्ट्रेशन करवाए भी उसको खोल सकते हैं। और उसी तरीके से अगर उसके क्लोजर की बात करें, मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया, तो मान लीजिए अगर आपको घाटा हुआ या फिर घाटा नहीं भी हुआ, आप दूसरे बिजनेस पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो क्या है, उसको जो आपकी बिजनेस है उसको क्लोज करने में भी आपको कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली उसको अपने तरीके से बंद कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसका एक फीचर है कि फॉर्मेशन एंड क्लोजर इसका बहुत ही ईजी होता है। सेकेंड है इसमें लाइबिलिटी, वो लिखा हुआ है अनलिमिटेड। अब लाइबिलिटी क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने बिजनेस किया, उसमें बिजनेस करने में आपके पास जितनी पूंजी थी उसके अलावा भी कहीं से आपको पूंजी लगानी पड़ी, तो उसके अलावा आप पूंजी कहाँ से लगाएंगे, हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार हो या फिर रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स से आप लेकर लगाएं। मान लीजिए उससे भी नहीं हो पाया, तो अब आप क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे, बैंक से लोन लेने के लिए। बैंक क्या है, आपको लोन देगा, लेकिन उसके एवज में वो कुछ आपसे कोई आपका एसेट होगा उसको रखवा लेगा। ठीक है, मान लीजिए बैंक ने आपको लोन लिया और आपने वो लोन लेकर वो पैसा फिर बिजनेस में लगा दिया और बिजनेस में घाटा हो गया आपको। ओके, तो उसके बाद क्या है, बिजनेस जो बैंक ने आपको मान लीजिए वो लोन 3 साल के लिए दिया था, 3 साल के बाद तो बैंक अपना पैसा वापस मांगेगा। और मान लीजिए उस समय आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो वो बैंक क्या करेगा, आपका जो बिजनेस था उसका वो बिजनेस को बेचेगा, उससे जो पैसा आएगा वो रखेगा अपने पास। और अगर बिजनेस को बेचने के बाद भी बैंक को उसका पूरा पैसा वापस नहीं मिलता है, तो आपके जो पर्सनल असेट्स हैं, आपके जो पर्सनल, मान लीजिए आपका घर है आपके नाम पे जमीन है, तो बैंक के पास ये राइट है कि वो उसको भी बेच सकता है उसका जो पैसा है वो पूरा करने के लिए। ठीक है, मतलब क्या है कि लाइबिलिटी क्या हो गई, देनदारी हो गई, मतलब कि आपको कुछ देना है, बैंक किसी को देना है। और क्या है, वो अनलिमिटेड है, मतलब कि ये नहीं है कि हमने इतना दे दिया तो बस इसके अलावा हम नहीं दे सकते हैं। ओके, अगर आप नहीं दे सकते तो बैंक आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको बेच करके वो पैसा निकालेगा। ठीक, सेकेंड इसका फीचर आता है सोल रिस्क बियरर। अब क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस शुरू कर रहा है वो एक ही है। ठीक है, बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हो रहा है या फिर जो भी लॉस हो रहा है वो सिंगल आदमी ही बियर कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, प्रॉफिट अगर वो सिंगल आदमी ले रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें जो रिस्क होगा वो भी सिंगल आदमी ही लेगा। तो कि जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है वो उसका जो रिस्क होता है वो सिंगल आदमी ही लेता है। ओके, जो बिजनेस को चला रहा है। थर्ड है कंट्रोल। अब क्या कंट्रोल, मान लीजिए कि आपने एक परचून की दुकान खोली। ओके, अब आप वहाँ उससे क्या कहते हैं, उसमें आप दूसरे आदमी को को तो नहीं बैठाएंगे कि भाई तुम ही देखो, ये करो वो करो। ठीक है, उसका कंट्रोल भी आप ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। वो उससे जितनी इनकम होती है आप वो इतनी नहीं होती कि आप दूसरे को रख सकें। तो क्या है कि मतलब अगर और उस बिजनेस में आपको कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ लगाना है, कुछ घटाना है, तो आप खुद से ही करेंगे। वो पूरा बिजनेस का मैनेजमेंट जो भी होता है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने होते हैं, वो जो एक बिजनेस सिंगल पर्सन जो चला रहा है सिर्फ वही लेता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर है कि कंट्रोल पूरा उसको मैनेज करने का, कैसे चलेगा, ठीक है, उस बिजनेस में क्या क्या डिसीजंस लेने हैं, सारा जो एक कंट्रोल होता है वो सिंगल पर्सन के हाथ में होता है। देन इसका नेक्स्ट फीचर है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का क्या मतलब है कि जो सिंगल पर्सन है, मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है। ओके, डेथ हो जाती है या फिर वो इंसेन हो जाता है, पागल हो जाता है। ठीक है, उसको वो काम करने लायक नहीं रहता है, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, वो बिजनेस जो है
बंद हो जाएगा। अगर उसका कोई मीन्स चिल्ड्रन या फिर कोई रिलेटिव नहीं है जो कि उसको चलाना चाहते हैं, अगर चलाना चाहते हैं तो क्योंकि इसमें तो कोई पेपर वर्क नहीं लग रहा है फोन करने में या क्लोज करने में, तो वो उसको सिंपली चला सकते हैं अगर वो उसको जिम्मेदारी देता है चलाने की। लेकिन अगर उसके पास में कोई रिलेटिव नहीं है, उसका कोई मतलब आगे वंशज नहीं है, तो क्या होगा, वो बिजनेस उस अवस्था में क्या होगा, वो बंद हो जाएगा उसका। तो क्या है, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, मतलब ये बिजनेस जो है पूरी तरीके से जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो उस आदमी पर डिपेंड करता है जो कि उसे चला रहा है। देन सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? फर्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब क्या है कि क्विक डिसीजन मेकिंग मतलब सारे डिसीजन कौन है, एक ही आदमी ले रहा है। तो उससे क्या होता है, मान लीजिए कोई एक डिसीजन है, उसको 4 लोग मिलकर ले रहे हैं और एक कोई आदमी है जिसको कि सिंगली वो डिसीजन लेना है। तो जाहिर सी बात है 4 लोगों में डिसीजन लेने के लिए पहले उस पर चर्चा की जाएगी, ठीक है, उस पर डिस्कशन किया जाएगा। फिर उसके बाद में हो सकता है कि 4 में से 3 लोगों का कोई एक अलग मत हो और जो चौथे का है कोई अलग मत हो, वो ना या हाँ कर रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो भी डिसीजन लेना थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर वही डिसीजन केवल एक आदमी को लेना हो तो वो आसानी से उसको ले सकता है। वो चाहे डिसीजन उसको लॉस की तरफ ले जाए चाहे प्रॉफिट की तरफ ले जाए, वो मैटर नहीं करता। लेकिन क्या होता है, उसको डिसीजन टेकिंग जो डिसीजन लेने का काम होता है वो जल्दी हो जाता है। ओके, देन सेकेंड एडवांटेज क्या है, सीक्रेसी, मतलब कैन कीप ऑल इंफॉर्मेशन टू हिमसेल्फ, मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन है वो अपने तक ही रख सकता है। उसको कोई इसका बाउंडेशन नहीं है कि उसको वो इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक करना है या फिर दूसरे लोगों को भी बताना है। मान लीजिए आपने कोई ऐसा एक रेस्टोरेंट खोल लिया, ठीक है, जिसमें कि आप कोई ऐसा इंग्रेडिएंट अपने जो आपका क्या कहते हैं जो फूड है जो भी आप सर्व करते हैं वो एक कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डालते हैं जिससे कि उसकी टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। ओके, अब क्या है वो उससे जो है आपकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो क्या है कि उससे अदर रेस्टोरेंट के लोग के जो मालिक होंगे, मैनेजर्स होंगे, वो भी उस जो सीक्रेट आपकी रेसिपी है उसको लेना चाहेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप बाउंड नहीं है कि आप उनको जो है वो देना ही देना है। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन है वो आप सीक्रेट रख सकते हैं। थर्ड इज डायरेक्ट इंसेंटिव्स, क्योंकि सारे रिस्क आप ले रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट का काम है वो एक सिंगल पर्सन ही कर रहा है। तो क्या है कि इससे जो प्रॉफिट होता है वो भी पूरा जो प्रॉफिट है वो सिंगल पर्सन ही बियर करता है। अगर आप किसी रिस्क के लिए अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर उससे अगर फायदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी आप ही को लेनी है ना। सो ये है कि जो भी उससे डायरेक्ट जो भी फायदा होता है वो डायरेक्टली उस आदमी को ही जाता है। इसका नेक्स्ट फीचर एडवांटेज है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस टाइप के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किसी भी टाइप के मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती, या फिर अगर आप करना भी चाहें लीगल फॉर्मेलिटी तो ऐसा कोई मतलब बहुत ही रिजिड या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। सिंपली आपको एक फॉर्म भर करके जमा करना पड़ता है, उसके बाद आप डायरेक्टली उसको शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब डिसएडवांटेज क्या कहते हैं, एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो इसका डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब क्या है कि एक आदमी है वो बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसके पास जितनी पूंजी होगी, जितना उसके पास में पैसा होगा उतना ही लगा पाएगा ना, उसके बाहर का तो नहीं लगा पाएगा वो। हो सकता है कि उसके बाद में उसने थोड़ा बहुत अगल बगल मतलब रिश्तेदारों से या फ्रेंड से लेकर लगा पाए, लेकिन फ्रेंड्स और रिश्तेदार भी तो बहुत ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या मतलब कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। अगर आपकी कुछ सेविंग्स है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मतलब जो भी रिसोर्सेज होते हैं इसमें लोग, क्योंकि एक ही आदमी लगा रहा है तो उसके पास जितना है सिर्फ उतना ही वो लगा पाएगा। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस टाइप का बिजनेस करने वाला अगर कोई भी आदमी है, उसकी अगर डेथ हो जाती है या फिर अगर वो ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि वो काम करने लायक नहीं रह जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है वो बिजनेस बंद हो जाता है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज में आता है लिमिटेड लायबिलिटी।
ओके, कैन हैव टू सेल पर्सनल असेट्स टू, मतलब कि अगर आपने कहीं से कोई लोन लिया है और अगर एक निश्चित टाइम के बाद आप उसको वापस नहीं रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जिसने भी आपको लोन दिया है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो उस लोन का जो भरपाई है वो आपके जो पर्सनल असेट्स हैं, आपका घर हो गया, आपकी ज़मीन हो गई, उन सबको बेच कर भी कर सकता है उसमें। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब क्या है, एक ही आदमी उस बिजनेस को जो है कंट्रोल कर रहा है, उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन है उसको वही आदमी ले रहा है, एक ही आदमी ले रहा है। ओके, तो अब क्या है कि एक आदमी हर चीज में तो क्या कहते हैं उसको, उसकी हर चीज में वो तो नहीं हो सकता है ना कि वो यहाँ पर भी अच्छा कर सकता हो, उस एरिया में भी अच्छा कर सकता हो, दूसरे एरिया में भी अच्छा कर सकता हो। कहाँ क्या होता है कि आपकी जो भी मैनेजरियल एबिलिटी है वो काफ़ी स्पेसिफिक हो जाती है या फिर काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। हो सकता है आप डिसीजन, आपकी मैनेजमेंट एबिलिटी अच्छी हो, लेकिन आपकी जो डिसीजन लेने की, किसी भी चीज़ को लेकर के डिसीजन लेने की एबिलिटी वो बहुत अच्छी नहीं हो, तो इस केस में क्या हो जाता है, आपका एक पार्ट तो अच्छा है लेकिन दूसरा अच्छा नहीं है, तो उस जो चीज़ आपका अच्छा नहीं है वो आपके बिजनेस पर क्या है बुरा इफेक्ट भी डाल सकता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इसमें जो मैनेजरियल एबिलिटी होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट आता है आपका पार्टनरशिप फर्म। ओके, सो पार्टनरशिप फर्म, जैसा कि मैंने बताया था कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म में आता है। इसमें क्या है कि बिजनेस से अगर कोई भी लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो लॉस और प्रॉफिट क्या है, जितने लोगों ने वो बिजनेस को स्टार्ट किया है उन सब में इक्वली डिवाइड होता है। ओके, सो इसके फीचर्स क्या है, फॉर्मेशन, जैसा कि आपने पहले में देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप में जो फॉर्मेशन ऑन क्लोजर था वो कोई रिजिड नहीं था, उसका कोई भी ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि आपको यहाँ पेपर जमा करने हैं, वहाँ जमा करने हैं, ये फॉर्म फिल करना है, वो फॉर्म फिल करना है, ऐसा कुछ नहीं था। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है ये पार्टनरशिप फर्म इस्टेब्लिश करने में भी। इसमें क्या है, गवर्नड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक एक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था। तो जब भी अगर आपको पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करनी होती है तो उसमें कुछ एक दो फॉर्म होते हैं, वो भर के आपको डायरेक्टली बस रजिस्ट्रार ऑफिस में जा करके उसको सबमिट करना होता है। मेनली वो जो आपका जो फॉर्म होता है उसमें क्या होता है कि आपकी जो फर्म है वो उसमें कितने लोग हैं, कितने लोग शेयर कर रहे हैं, कितने लोग, ठीक है, उसके रूल्स कैसे होंगे आप, ठीक है, उस फर्म को कैसे चलाएंगे, बस ये सब चीज़ें उसमें उसका थोड़ा बहुत ब्यौरा देना होता है। उसके बाद में वो आप फर्म को आसानी से बना सकते हैं। देन लाइबिलिटी क्या है, इसमें भी लाइबिलिटी जो है आपकी अनलिमिटेड होती है। मान लीजिए कि 4 लोगों ने मिलकर के जो है एक पार्टनरशिप में फर्म स्टार्ट किया, उसके बाद में अगर उससे प्रॉफिट हो रहा है तो वो जो प्रॉफिट है वो उन चारों लोगों में जो है इक्वली डिवाइड होगा। और मान लीजिए अगर उससे लॉस हो रहा है तो वो लॉस भी इक्वली सब चारों को लेना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि आपने उन चारों ने जो फर्म स्टार्ट की थी उसको रन करने में अगर उनको नियर फ्यूचर कोई लोन भी लेना पड़ा, तो उस लोन के रिपेमेंट के टाइम पे अगर उनके पास में पूरा पैसा नहीं होता है तो बैंक को ये, वहाँ पर भी एक अथॉरिटी होती है, बैंक को अथॉरिटी होती है कि वो उनके जो पर्सनल असेट्स होते हैं उससे जो है उसको वो पूरा कर लेते हैं। सो आपकी जो इस टाइप से जो भी आपकी लाइबिलिटी है, मतलब कि उसको जो पूरा करना होता है वो आपके जो पर्सनल असेट्स हैं उनसे भी उनको पूरा किया जाता है। सेकेंड नेक्स्ट आता है आपका रिस्क बेयरिंग। ओके, क्योंकि ये फर्म जो है एक पार्टनरशिप में शुरू हुई है, 4 लोगों ने, एज एन एग्जांपल हम लेते हैं तो 4 लोगों ने शुरू किया है, तो जो रिस्क भी है वो 4 लोगों में इक्वली जो है डिवाइड होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आता है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। ओके, सो जैसा कि अगर हम बात करें, जो हमने देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी डिसीजन मेकिंग हो रहा था वो एक सिंगल आदमी ही कर रहा था, क्योंकि वो पूरा बिजनेस जो है एक सिंगल आदमी के द्वारा ही रन किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब
पार्टनरशिप में क्या है कि लोग पार्टनर्स बनते हैं, उसके हिसाब से जो है बिजनेस को चलाते हैं पार्टनरशिप में। तो यहाँ पर जो किसी भी चीज को किसी भी डिसीजन को लेने का जो लिया जाता है वो एक डेमोक्रेटिक वे में लिया जाता है। वो चारों लोग जो हैं आपस में डिसाइड करते हैं कि क्या डिसीजन लेना सही होगा, क्या डिसीजन लेना गलत होगा। ओके, नेक्स्ट आपका आता है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी इसमें क्या होता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में था क्या कि क्या था कि वो जो आदमी जो बिजनेस रन कर रहा है, अगर वो या तो उसकी डेथ हो जाती है या तो अगर वो काम करने के लायक नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में वो बिजनेस जो है बंद हो जाता था। लेकिन यहाँ पर भी क्या है कि अगर जैसे चार पार्टनर्स हैं, चारों में से किसी एक की भी डेथ हो गई या फिर अगर वो ऐसा हो गया कि काम करने लायक नहीं है, तो उस कंडीशन में भी जो ये पार्टनरशिप फर्म जो है बंद हो जाती है। ओके, और ऐसा नहीं है कि जो आदमी जिसकी डेथ हुई है वो जो अपने शेयर्स जो हैं उनका अगर कोई रिलेटिव है या फिर उनका कोई उनके बेटे बेटी हैं तो उनको ट्रांसफर कर सकता है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, अगर उनको फिर से वो पार्टनरशिप जारी रखनी है तो फिर से वो पार्टनरशिप बनानी होगी। ओके, नेक्स्ट आपका आता है मेंबर्स। जैसा कि मैंने पहले बताया इसमें कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने में जो है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी। अब क्या है, मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया, उसमें आपको किसी दूसरी पार्टी से जाकर कोई एग्रीमेंट साइन करना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चारों लोगों ने बिजनेस शुरू किया वो चारों लोग ही जाएं। वो किसी एक आदमी को अपना एजेंट बनाकर भी उन्हीं चारों में से किसी एक को जो है वो सिलेक्ट करके जो है भेज सकते हैं, उसको एज एन रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं कि वो जो भी अगर वो उसने साइन कर दिया तो मतलब कि वो जो एग्रीमेंट है वो साइंड माना जाएगा। ओके, सो ये आपके कुछ फीचर्स हो गए पार्टनरशिप फर्म के। नेक्स्ट आपका आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें आपका फर्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, इसमें क्या है, एग्रीमेंट, जैसा कि आपको बहुत ज़्यादा पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ एक आप एग्रीमेंट आपस में जितने लोगों ने मिलकर वो बिजनेस शुरू किया है आपस में एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि अगर इक्वल शेयर है तो सबको इक्वल शेयर दिया जाएगा, या फिर किसी ने कम पैसा या ज़्यादा पैसा दिया है तो उस हिसाब से एग्रीमेंट बनता है, किसका क्या रोल होगा इसका जो है एग्रीमेंट बनता है। थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। ओके, तो ये एग्रीमेंट बनने के बाद में फिर फॉर्म भर के जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वहाँ पर जमा कर देते हैं, तो उसके बाद में जो है आपका वो फर्म रजिस्टर्ड मान ली जाती है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वो रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है। ओके, अगर आप नहीं भी करवाते हैं तो भी वो आप बिजनेस को चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात है कि अगर आप रजिस्टर कर लेंगे तो फ्यूचर में जो है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि आपको फ्यूचर में कोई असेट होल्ड करना है, कोई संपत्ति खरीदनी है जो कि उस बिजनेस के नाम से खरीदना है। ओके, तो अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो आसानी से आप जो है उसको खरीद सकते हैं। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगी तो उसमें प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए चारों में से कोई ये कहेगा कि नहीं ये मेरे नाम से होनी चाहिए प्रॉपर्टी, फिर तीसरा बोलेगा कि नहीं ये प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम से होनी चाहिए, तो उस कंडीशन से बचने के लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या होता है कि आपको जो भी बिजनेस या फिर प्रॉपर्टी खरीदनी है आप उस पार्टनरशिप फर्म के नाम से डायरेक्टली उसको खरीद सकते हैं। ओके, देन आपका नेक्स्ट एडवांटेज आता है बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। जैसा कि आपने देखा था
पहले भी इसमें फीचर्स में देख चुके हैं कि इसमें जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो डेमोक्रेटिक वे में होती है, मतलब कि चारों लोग या फिर जितने भी उस पार्टनरशिप फर्म में हैं सभी लोग मिल करके उस जो कोई भी डिसीजन लेना होता है उसको लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बिजनेस काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है। मान लीजिए कि दो लोग हैं, ओके, उसमें से एक जो है एक्सपर्ट है मैनेजमेंट में, दूसरा एक्सपर्ट है किसी और काम में। तो दोनों का जब मिल करके वो कोई डिसीजन लेंगे तो जाहिर सी बात है वो डिसीजन ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें जो है ज़्यादा लोगों के की जो एक्सपर्टीज़ है वो इंक्लूड है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी डिसीजन मेकिंग होता है काफ़ी बैलेंस्ड हो जाता है, जिससे कि प्रॉफिट होने की चांसेस जो हैं ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका एडवांटेज है मोर फंड्स। तो इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर हम पार्टनरशिप फर्म को देखें तो क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो जो भी फंड का जुगाड़ करना था या फिर जो भी फंड लगाना था, जो भी कैपिटल्स लगाना था, वो सिर्फ एक ही बंदा लगा रहा था। लेकिन यहाँ पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप उस पार्टनरशिप फर्म में इंक्लूड करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पैसा लगाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा फंड लग रहा है तो उसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड लगने के बाद में आप किसी भी बिजनेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको बाहर से कुछ लोगों को हायर करना है जिनको कि सैलरी बेसिस पे रखना है तो आप उनको भी हायर कर सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं। ओके, तो ये क्या है कि ज़्यादा फंड लगने की वजह से ये पार्टनरशिप फर्म इस्टेब्लिश करना और उसको रन करना जो है थोड़ा इजी हो जाता है। देन शेयरिंग ऑफ रिस्क, जो भी रिस्क है किसी भी बिजनेस में वो क्या है इक्वली शेयर होता है सभी के ऊपर, क्योंकि सभी अगर कोई भी उससे प्रॉफिट अगर शेयर होता है तो जाहिर सी बात है रिस्क भी सबको शेयर करना पड़ेगा। सबको अलग अलग क्या कहते हैं सभी कोई भी मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है बिजनेस में तो सभी लोग उस चीज़ को शेयर करेंगे, सभी लोगों की मेहनत लगेगी। अब मान लीजिए जैसे कि क्या है कि मान लीजिए अगर क्लास में अगर आपको अलग अलग असाइनमेंट दिया जाए कि ए स्टूडेंट जो है इस टॉपिक पे असाइनमेंट लिखेगा, बी स्टूडेंट इस टॉपिक पे असाइनमेंट लिखेगा, सी स्टूडेंट जो है किसी दूसरे टॉपिक पे असाइनमेंट लिखेगा, तो क्या है सबका अलग अलग है, सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 3 या 4 का ग्रुप बना के कह दें कि ये ग्रुप जो है इस टॉपिक पे असाइनमेंट बनाएगा तो क्या है कि काम जो है बट गया सबका, मतलब उन चारों का जो आपस में बांट लेंगे कि मैं इस टॉपिक का ये पोर्शन लिखूंगा, आप ये पोर्शन लिखो, ये पोर्शन लिखो, तो क्या है वर्क बट गया है, जिससे कि वो वर्क जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और दूसरी बात है कि ज़्यादा इफेक्टिव वे में भी उसको किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आपका एडवांटेजेस में आता है सीक्रेसी। तो जैसा सोल प्रोप्राइटरशिप में था इसमें भी जो ये आप मतलब कि जो भी पार्टनरशिप में होते हैं उनको कोई ऐसा बाउंड नहीं होता है कि उनको जो भी मान लीजिए अकाउंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक करने के लिए वो बाउंड नहीं होते हैं, वो सब कुछ सीक्रेट रख सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। इसमें भी क्या है अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। अगर आपने मतलब पार्टनर्स ने मिलकर जो है बैंक से कोई उधार लिया है और उसको चुकता नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक क्या है उन सभी पार्टनर्स के जो पर्सनल असेट्स होते हैं उनको बेच करके या फिर उनको अपने पास में रख करके वो जो भी डेब्ट का जितना भी पैसा है वो उसको लेता है। ओके, नेक्स्ट आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, तो यहाँ पर भी जैसा कि एक्चुअली यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एक जगह 100/50 लिखा हुआ है, उसके नीचे है 20/10। तो एक्चुअली क्या है कि पहले ये जो पार्टनरशिप फर्म थी उसमें मिनिमम जो है आपका 10 लोग हो सकते थे और मैक्सिमम 50 हो सकते थे, लेकिन अभी वो नंबर इंक्रीज करके जो है मिनिमम 20 और मैक्सिमम जो है 100 कर दी गई। ओके, तो यहाँ पर भी क्या है जो भी फंड रेज हो रहा है वो एक फिक्स्ड पर्सन्स के द्वारा ही हो रहा है। मान लीजिए आप मैक्सिमम जो है 100 पीपल हैं किसी भी फर्म में, सबको भी बोल देते हैं तो वो 100 लोग भी उनकी जितनी लिमिट होगी उतना ही फंड ला पाएंगे ना। तो अगर हम इसको कंपनी से अगर हम क्या कहते हैं उसको अगर हम कंपनी से इसका तुलना करें तो कंपनी में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि शेयर्स को खरीदते हैं, कंपनी के शेयर्स को बेचा जा सकता है, तो उस कंडीशन में जो है अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो जाता है।
मतलब कंपनी के पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज हैं वो एक फिक्स्ड मान लीजिए 100 या 20 लोग हैं उनके द्वारा ही लाया जा रहा है, तो ये क्या होता है, बिजनेस भी काफ़ी लिमिटेड हो जाता है इसका। उसके बाद एक डिसएडवांटेज आता है कॉन्फ्लिक्ट का आता है। अब क्योंकि इसमें लोग जो इन्वॉल्व हैं हो सकता है उनके विचारधारा अलग अलग हो, कोई डिसीजन लेना हो तो हो सकता है कोई उसी बात पे सहमत हो, जो दो लोग सहमत हो लेकिन तीसरा बंदा सहमत ना हो, तो क्या हो फिर डिसीजन लेने में थोड़ा कठिनाई आती है। तो ये जो है एक कॉन्फ्लिक्ट जो है पार्टनरशिप फर्म का एक डिसएडवांटेज होता है, जो कि बिजनेस के ग्रोथ को जो है रिटार्ड कर सकता है, उसको रोक सकता है। नेक्स्ट आता है आपका लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ओके, यहाँ पर भी ये डेथ रिटायरमेंट में रिजल्ट इन लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मतलब कि कोई भी आदमी उसमें से अगर किसी आदमी की डेथ हो जाती है या फिर वो इंसेन हो जाता है या फिर काम करने की अवस्था में नहीं रहता है, तो ऐसे कंडीशन में जो भी वो पार्टनरशिप फंड है फर्म है वो बंद हो जाती है। फिर अगर आपको उसको चला मान लीजिए कि लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं जो उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो उसी फर्म को आगे बढ़ा देंगे, ये वाली फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, फिर उनको दूसरा एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। ओके, फिर उसको रजिस्ट्रार के पास में ले जाकर के साइन करवाना पड़ेगा और उसके बाद में ही वो दूसरी फर्म को स्टैब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिसएडवांटेज पब्लिक कॉन्फिडेंस। नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट, मतलब अकाउंट से रिलेटेड इसके जो भी डेटा होते हैं वो पब्लिक करने की कोई भी इन पे बाउंड नहीं होता है कि करना ही करना है। नेक्स्ट आता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, सो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है कि लोग जो है मिलकर के काम करते हैं, किस चीज़ के लिए, उनका एक कॉमन पर्पस होता है। ओके, और ये वॉलंटरली एसोसिएशन होता है। वॉलंटरी एसोसिएशन होता है मतलब कि लोग अपनी स्वेच्छा से आते हैं और अपनी स्वेच्छा से जाते हैं, उनके ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं होता है, कोई आपको जबरदस्ती निकाल नहीं सकता है उसमें से। और थर्ड है कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करता है हमेशा। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने मेंबर्स होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के ही होते हैं। सो अब ये क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कैसे होती है, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर में होता है। इसमें क्या है कि आपके एटलीस्ट 10 एडल्ट्स जो भी मेंबर्स होते हैं वो फर्स्ट थिंग है एडल्ट होने चाहिए और मिनिमम 10 होने चाहिए। इसमें जो मैक्सिमम लिमिट आपकी नहीं होती है, लेकिन ये एडवाइस दी जाती है कि जो भी मेंबर्स होते हैं उनको कम रखना ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे कि उनको मैनेज करना, जो भी आपका सोसाइटी है, जो सोसाइटी का वर्क है उसको जो मैनेज करने में काफ़ी आसानी होती है। ओके, इसमें भी क्या है, पार्टनरशिप की तरह जो भी कैपिटल या फिर फंड लगाना होता था वो जो मेंबर्स होते हैं उसके, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वही लोग इसमें जो है फंड लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका अगर फीचर्स में देखें तो वॉलेंटरी मेंबरशिप होता है, मतलब कि मैंने बताया वॉलेंटरी मेंबरशिप की कोई भी फ्री होता है ज्वाइन करने के लिए और किसी भी समय वो उसको उस सोसाइटी को छोड़ भी सकता है। उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता है, कोई फोर्स नहीं कर सकता है उसको कि ना तो ज्वाइन करने के लिए और ना ही लीव करने के लिए। देन हाँ, इससे पहले आप देखे होंगे कि इससे पहले जैसे जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप था, इसमें क्या था कि रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी नहीं होता था, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी होता है। ये आपको करवाना ही करवाना है, बिना रजिस्ट्रेशन के वो जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं मानी जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट इसका फीचर आता है लीगल स्टेटस। तो लीगल स्टेटस मतलब होता है कि जब आपने किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर आपने रजिस्टर्ड करवा लिया तो वो क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि लॉ की नज़र में वो फिर एक आर्टिफिशियल आदमी हो जाता है। मतलब आर्टिफिशियल आदमी से मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड काम करना है,
कोऑपरेटिव सोसाइटी के पैसों से अगर आपको ज़मीन खरीदनी है या कोई भी एसेट खरीदना है, तो उसके लिए क्या होता है, आप वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर ही खरीदेंगे। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे खरीदने के लिए जाहिर सी बात है, जो भी कागजात होंगे उस पे उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के सिग्नेचर होने चाहिए। हाँ, तो क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई रियल पर्सन तो है नहीं कि वो जाएगा और वहाँ पर अपने से सिग्नेचर कर देगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक सील बनाया जाता है या फिर एक मोहर स्टैम्प टाइप की भी बना सकते हैं, जिससे कि जो भी जहाँ पर सिग्नेचर करना होता है वहाँ पर वो सील को हम यूज़ करते हैं। और सेपरेट लीगल एंटिटी का एक ये भी होता है कि मान लीजिए 2-3 कोऑपरेटिव हैं, वो किसी एरिया में काम कर रहे हैं। अब दोनों कोऑपरेटिव मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो क्या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर जो है केस कर सकती है। अब मान लीजिए कि केस कर सकती है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सब पे वो केस होगा। सभी लोग उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया, इसका फायदा हो गया। सेकेंड है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पर भी है कि जो भी फंड लाया जा रहा है या फिर जो भी रिसोर्सेज डेवलप किए जा रहे हैं, वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने मेंबर्स हैं उनके द्वारा ही लाया जा रहा है, जो कि एक लिमिटेड अमाउंट ही है, तो इसलिए ये जो आपकी लाइबिलिटी है वो लिमिटेड हो गई। सेकेंड आता है कंट्रोल। कंट्रोल में क्या है, डिसीजंस इलेक्टेड बाय, इसमें जो भी मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी डिसीजंस होते हैं वो एक कमिटी बनाई जाती है, जो कि इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी होती है। इस कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स में से ही सेलेक्ट किए जाते हैं। और ये जो मेंबर्स होते हैं ये उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के से रिलेटेड जो भी कोई अगर डिसीजन लेना हो, कुछ मैनेजमेंट का काम करना हो, तो वो सारे जो है ये मैनेजिंग कमेटी ही करती है। नेक्स्ट आपका आता है सर्विस मोटिव। सो सर्विस मोटिव का मतलब क्या है कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुई है, ये मेनली क्या है कि इसको जो फॉर्म करने का मोटिव होता है वो प्रॉफिट गेन करना नहीं होता है, जस्ट एक दूसरे की वेलफेयर, मतलब कि उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो उनका वेलफेयर का मोटिव होता है, एक दूसरे की हेल्प करने का मोटिव होता है। नेक्स्ट आपका है कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस में कि फर्स्ट है इक्वेलिटी इन वोटिंग स्टेटस। अब क्या है, मान लीजिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई एक डिसीजन लेना है, तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में 25 लोग हैं जो मेंबर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि 10 लोगों से पूछा जाएगा बाकी 15 लोगों से नहीं पूछा जाएगा, या फिर 15 लोगों से पूछा जाएगा और बाकी के जो भी लोग हैं उनको किनारे कर दिया जाएगा। जो भी डिसीजन है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने मेंबर्स हैं सबकी वोटिंग से होगा। और क्या होता है कि सबको वोटिंग का अधिकार होता है कि सभी लोग जो है एक वोट उसमें डाल सकते हैं, तो क्या है कि इक्वल सबको वोटिंग का अधिकार रहता है। सेकेंड आ गया आपका लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी जैसा कि बताया है कि जो भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अगर किसी बैंक से लोन लिया है, तो अगर उसको रिपे करने के टाइम में अगर वो पूरा अमाउंट रिपे नहीं कर पाती है, तो उस अमाउंट को रिपे करने के लिए जो भी उस कोऑपरेटिव मेंबर्स के, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके जो पर्सनल एसेट्स होते हैं उनको भी जो बैंक है वो बेच सकता है। सेकेंड आपका नेक्स्ट एडवांटेज आता है स्टेबल एग्जिस्टेंस। जैसा कि आपने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में देखा था कि जो भी उसके मेंबर्स होते हैं उनकी या तो अगर डेथ हो जाती है या तो अगर वो इंसेन हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो पार्टनरशिप फर्म जो है डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई एक मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर ऐसा होता है कि वो काम करने के लायक नहीं रहता है, तो उससे जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे पहले चल रही थी वो वैसी ही चलती रहेगी। सेकेंड है आपका इकोनॉमी इन ऑपरेशन। अब क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेनली जो, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी फॉर्मेशन होता है वो
म्यूचुअल हेल्प के लिए होता है, एक दूसरे के हेल्प करने के लिए होता है। और आप अगर देखेंगे तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिशरी सेक्टर में जो है काफ़ी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज मिल जाएंगी। ओके, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जो भी फार्मर्स होते हैं उनको उनके प्रोड्यूस का जो राइट प्राइस है वो दिलाने में। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मिडिल मैन होते हैं वो जो उनका प्रोड्यूस होता है उस प्रोड्यूस का जो मेजर उस प्राइस का जो मेजर पार्ट होता है वो मिडिल मैन ले जाते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, जो भी फार्मर्स होते हैं वो आपस में एक सोसाइटी बना करके जो है जो भी उनका प्रोड्यूस होता है उसको सेल करते हैं। तो उससे क्या हुआ कि जो भी मिडिल मैन होते हैं एक तो उनका रोल जो है खत्म हो जाता है। ओके, तो उससे क्या है, मिडिल मैन को जो भी पैसा जाना था वो डायरेक्ट उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को जाता है। तो क्या है, इससे क्या है जो इकोनॉमी होती है वो भी काफ़ी जो फार्मर्स की बढ़ती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इकोनॉमी ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। देन सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प करती है। किस तरीके से हेल्प करती है, कई बार होता है फार्मर्स को सब्सिडी, कोऑपरेटिव फार्मर्स को जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है वो सब्सिडी दी जाती है। जो उनका टैक्स होता है वो लो कर दिया जाता है। अगर उन्होंने बैंक से लोन लिया है तो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी कम रहता है। तो इस टाइप से जो है गवर्नमेंट भी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। देन ईज ऑफ फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा टिपिकल इसमें भी नहीं होता है। मिनिमम 10 लोग होते हैं जो कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है फॉर्म कर सकते हैं। उन 10 लोगों को क्या करना होता है, सिंपली जो है एक फॉर्म भरना होता है, उसके बाद में एक बैंक में अकाउंट खुलवाना होता है और उस बैंक अकाउंट की का प्रूफ और जो फॉर्म होता है वो ले जा करके जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। ओके, साथ में एक कॉपी और लगानी पड़ती है जिसमें कि उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को वो कैसे चलाएंगे, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फिर किस टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो लिखे रहते हैं। बस इतना रहता है उसमें। उसके बाद में आसानी से कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है फॉर्म हो जाती है। ठीक। यस। उसके बाद में आपका क्या आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी डिसएडवांटेजेस आ गया। लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब हो गया कि जो भी उसमें कैपिटल लगाना है वो जो मेंबर्स हैं वही लोग उनके पास जो भी पैसा है वही उतना ही लगा सकते हैं। उसके अलावा अलग से जो है कोई भी पैसा वो नहीं लगा सकते हैं। देन इनसफिशिएंट इन मैनेजमेंट, उसमें क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी मान लीजिए कि 100 लोगों ने मिलकर बना लिया। ओके, लेकिन जैसा कि मैंने बताया जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, फिशरी सेक्टर हो गया, तो वहाँ पर तो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट का काम होता है, मैनेजमेंट का काम उन्हीं को देखना पड़ता है। अब मैनेजमेंट का काम अपने आप में भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो अगर वो सैलरी देकर भी कुछ लोगों को अगर मैनेजमेंट के काम में रखना चाहें तो ऐसा कई बार जो होता है कि कम सैलरी पे अच्छे मैनेजर्स नहीं मिल पाते हैं। ओके, तो क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रह पाता है मैनेजमेंट जिससे कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की वर्किंग है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हैम्पर होती है। देन लैक ऑफ सीक्रेसी। ओके, अब मान लीजिए कोई एक काम है वो करना है जिससे कि आप क्या कहते हैं कि अगर और आप जो है उसको कोई भी मेंबर जो है डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेटिक कंडीशन, डेमोक्रेटिक वे में चलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है। ओके, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो उस सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में उनको शेयर करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक चीज़ को जो है अपने तक छुपा कर रख सकते हैं। देन गवर्नमेंट कंट्रोल। अब गवर्नमेंट कंट्रोल में क्या है, मतलब अगर गवर्नमेंट आपको कुछ फ़ायदा दे रही है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट आपसे कुछ चाहेगी भी। तो अगर गवर्नमेंट को कुछ काम करवाना होता है तो फिर गवर्नमेंट जो है आपसे करवा लेगी। अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है तो अगर इन रिटर्न में गवर्नमेंट आपसे कुछ चाहेगी भी तो आपको देना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका डिफरेंसेस इन ओपिनियन।
यहाँ पर भी आ गया कि अगर कोई एक डिसीजन लेना है तो क्योंकि वो डिसीजन जो है कोई एक आदमी नहीं ले रहा है, उसमें कई सारे लोग लगे हुए हैं, तो जितने भी लोग हैं हो सकता है सबका अलग अलग मत हो, जिससे कि डिसीजन लेने में जो है काफ़ी कठिनाई होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की उसमें। नेक्स्ट आता है आपका फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी अब कंपनी क्या है कि कंपनी काफ़ी ब्रॉड भी हो जाता है, जैसा कि कंपनी मेनली जो है दो लोगों से चलती है। एक तो आपके हो गए शेयर होल्डर, दूसरा हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं कि कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं शेयर होल्डर्स में से ही सेलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन कई बार जो है उनको सैलरी बेसिस पे भी रखा जाता है। तो कंपनी क्या होगी आपकी, एक हो गई फर्स्ट जैसे कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस और आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, कंपनी भी होता है। कंपनी का अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो काफ़ी टफ होता है, उसमें कई सारे पेपर वर्क होते हैं, कई ऑफिसेज में आपको जो है फॉर्म भरने पड़ते हैं। मतलब इन कंपैरिजन अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप फर्म से कंपेयर करें तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है काफ़ी टफ होता है, और ऐसा नहीं कि वो एक दिन या फिर 2-3 दिन में हो जाता है, उसको रजिस्टर करने में कई बार जो है महीनों भी लग जाते हैं। तो इससे आप लोग सोच सकते हैं कि उसका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कितना टिपिकल होगा। नेक्स्ट आपका आता है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड आर्टिफिशियल पर्सन। सो क्योंकि ये भी एक इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी होता है, तो ये भी जो इसका स्टेटस होता है वो अलग एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में देखा जाता है। देन रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ता है। और परपेचुअल सक्सेशन, मतलब इसमें भी हो गया कि अब इसमें क्या है कि जैसे आपने पार्टनरशिप के उसमें देखा था कि कोई भी अगर पार्टनर की डेथ हो या फिर इंसेन होने पर वो पार्टनरशिप फर्म रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। अगर कोई भी जो शेयर होल्डर होता है वो अगर वो इंसेन हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो वो शेयर्स जो हैं दूसरे को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। वो कंपनी जो है एज इट इज़ चलती रहती है, उसका जो है उस कंपनी पर जो है उस शेयर होल्डर की डेथ का या फिर कोई भी उसके साथ जो भी कंडीशन अकर हुई है, राइज हुई है, उस कंपनी का उस पर जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देन कॉमन सील हो गया, जैसा कि मैंने आप पहले भी बताया था कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है या फिर कुछ भी जो है वो काम करना है तो उस काम को करने के लिए अगर कहीं सिग्नेचर की ज़रूरत होती है तो उस सिग्नेचर की जगह पर जो कंपनी की सील होती है वही यूज़ की जाती है, वो एज एन सिग्नेचर ही यूज़ की जाती है। ओके, देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, जो अब मान लीजिए कि किसी ने जो है कंपनी का शेयर खरीदा, उसके बाद में वो जो है ऐसा नहीं कि वो शेयर दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो चाहे तो वो शेयर को किसी दूसरे आदमी को बेच सकता है, जिससे कि वो शेयर जो है दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका फीचर्स में आता है सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो कंपनी होती है उसमें मेनली दो लोग काम मेन होते हैं, एक होता है शेयर होल्डर होता है और दूसरा होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। ओके, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी को चलाने का काम करते हैं। ओके, लेकिन अगर कोई भी जो भी मेजर डिसीजंस लेना होता है तो जो भी उसके ऑनर्स होते हैं उनसे कंसर्न कर ही उसको लिया जाता है। नेक्स्ट आपका आ गया लिमिटेड लाइबिलिटी। अब यहाँ पर क्या है कि जितने भी मान लीजिए किसी कंपनी ने जो है खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर काम करने के लिए बैंक से लोन लिया था, लेकिन उसके बाद में वो कंपनी जो है लॉस में चली गई, तो वो उस बैंक का पैसा जो है वापस नहीं कर पा रही। तो ऐसी कंडीशन में बैंक जो है वो शेयर होल्डर्स के जो पर्सनल असेट्स होते हैं उनको वो नहीं बेच सकती है अपना पैसा पूरा वापस लेने के लिए। ओके, हाँ, बैंक उतना जितना कि उस कंपनी में शेयर होल्डर का जितना शेयर था उसके इक्वल में जो है उससे पैसे ले सकती है, लेकिन अगर उसके बाद में भी
उस आदमी के पास में पैसे नहीं है, तो ऐसा कोई उसके लिए वो बाउंड नहीं रहता है कि बैंक को जो है अपने पर्सनल एसेट्स को बेच करके जो है वो लायबिलिटी को वो पूरा करेगा। तो यहाँ पर ये एक एडवांटेज की तरीके से आ जाता है। नेक्स्ट आपका एडवांटेजेस में आता है लिमिटेड लायबिलिटी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी लायबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए आपको जो है अपने पर्सनल एसेट्स को बेचना पड़े। नेक्स्ट परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब कि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर उनमें से कोई भी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है या फिर इंसेन हो जाता है तो वो कंपनी ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगी, वो कंपनी चलती रहेगी उसी तरीके से। नेक्स्ट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब क्या है कि क्योंकि इस कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स का पैसा लगा रहता है, तो क्या होता है कि काफ़ी सारा जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। तो पैसा ज़्यादा होने की वजह से जो है आप अच्छे कंपनी जो है अच्छे वर्कर्स को भी को सैलरी पर रख सकती है, अच्छे मैनेजर्स को भी सैलरी पर रख सकती है, जिससे कि जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है कंपनी का वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और उसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा होगी और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। जो भी शेयर होते हैं कंपनी के, ओके, वो जो है जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो जो है दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट इफ़िशिएंट मैनेजमेंट। इफ़िशिएंट मैनेजमेंट मतलब कि जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादा आपके पास कैपिटल है तो आप इफ़िशिएंट जो अच्छे मैनेजर्स होते हैं उनको कंपनी में वर्क के लिए रख सकते हैं, जिससे कि अच्छे मैनेजमेंट के थ्रू जो है कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकती है। नेक्स्ट आता है आपका लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे लोगों का पैसा लगा रहता है, तो बहुत सारे लोगों से बहुत सारा पैसा आएगा, ओके, और इस पैसे को जो है कंपनी इन्वेस्ट करके जो है ज़्यादा प्रॉफिट ले सकती है। नेक्स्ट आ गया आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी। अब क्या है डिसएडवांटेज में हो गया कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। मतलब कि जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो कंपनी को फॉर्म करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, कभी कभी उसमें जो है महीनों लग जाते हैं। देन लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी मतलब टाइम पर जो है कंपनी को उनके अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो पब्लिक करने पड़ते हैं। अगर किसी ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी तो देना पड़ता है उसको, तो यहाँ पर जो सीक्रेसी होती है वो बहुत कम रह जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इन्वायरमेंट। ओके, अब इसमें क्या है कि जैसा कि मान लीजिए कि जो भी उसके एम्प्लॉय होते हैं तो वो तो सैलरी बेसिस पे रखे जाते हैं। जैसे कि 9 घंटा काम करने के लिए किसी को 25,000 रुपये मिल रहा है, ओके, तो 9 घंटे में उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, जिससे कि कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। ओके, मान लीजिए 9 घंटे नहीं, उसने थोड़े बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आवर्स लगा दिए, 12 घंटा काम कर लिया, जिससे कि कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। लेकिन अब उस फायदे को कंपनी जो है शेयर होल्डर्स में ही तो डिवाइड कर रही हो, जो प्रॉफिट हुआ है वो एम्प्लॉय को तो दे नहीं रही हो। तो एम्प्लॉयज़ में क्या होगा, ये भावना आ सकती है कि हम तो 12 घंटे काम किए लेकिन हमको तो सैलरी उतनी ही मिली, ओके, जो भी प्रॉफिट है वो तो शेयर होल्डर्स के पास जा रहा है, तो हम 9-12 घंटे क्यों काम करें। तो ये एक वर्क इन्वायरमेंट एक जो है डिसएडवांटेज हो जाता है कंपनी का। देन न्यूमेरस रेगुलेशंस। बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, ओके, अगर कोई डिसीजन भी डिले इन डिसीजन, अगर कोई डिसीजन लेना भी होता है तो कई बार उसमें जो है डिले हो जाता है। मान लीजिए आपको कोई क्विक डिसीजन लेना है तो क्या होता है उसमें कोई डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन को लेने में आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी इंक्लूड करना है, जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के उनको इंक्लूड करना है, और उसके बाद में कोई भी मीटिंग अगर आपको बुलानी है तो उसमें जो